Friends, this is video number 29 of magnetic effects of current, and today's topic is Lorentz force. Lorentz force का मतलब है एक्चुअल जो फोर्स हमारी किसी भी चार्ज पे लगती है, दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ बोथ, दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ, जैसे हम लोग पढ़ते थे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को हम टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते थे। पहले हम फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करते थे, फिर हम फ्रिक्शन भी कंसिडर करते थे। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर दो पार्ट्स रहते थे, एक फ्रिक्शनल फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन, और दोनों का नेट को बोलते थे कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली लॉरेंस फोर्स दो फोर्सेस का नेट रिजल्ट है। कौन सी दो फोर्सेस? कौन सी दो फोर्सेस? देखो आपको बताता हूं। लॉरेंस फोर्स मतलब टोटल नेट फोर्स जो एक पार्टिकल पे लगेगी, दैट इज इक्वल टू किसी भी चार्ज पार्टिकल पे नहीं, चार्ज पार्टिकल पे, दैट इज समेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का वेक्टर सम, माइंड इट, इक्वल टू, याद करो पुरानी बातें, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी। दोनों फोर्सेस ले ली, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपकी मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों का सम। इसको अब और डिटेल में जाते हैं, इतना इनफ है अगर हम इसकी बात करें कि लॉरेंस फोर्स होती क्या है। लेकिन वेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वेक्टर्स को बड़े अच्छे से देखेंगे। लेकिन अगर इसकी और डेप्थ में स्टडी करें हम, तो हम कुछ केसेस लेने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम कंसिडर करेंगे दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को। देखो कैसे। पहला केस ले रहा हूँ मैं। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, पहली बात ये समझ लो। फिर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि मोशन कैसी है पार्टिकल की, क्योंकि ये तो मोशन के बिना ये वाली फोर्स तो ये तो लग जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगती है क्यू ई, वो तो स्टेशनरी चार्ज पे भी लगती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी मोशन के बिना, तो इसलिए मोशन का होना ज़रूरी है दोनों फोर्सेस के लिए होने के लिए। तो उसको अच्छे से स्टडी करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, पहला कंडीशन मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ, अपनी कॉपीज़ पे एक एक चीज़ को अच्छे से नोट करके रखोगे। मैं पहले बना रहा हूँ, ये बना दिया मैंने आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों आपस में पैरेलल में हैं। मैंने एक कलर इसलिए बनाया कि आपको क्लैरिटी रहे कि दोनों इधर ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। और इसके अंदर मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, ध्यान से एक एक चीज़ को सुनना है प्लीज़। मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, उसको मैंने यहाँ रखा, उसको रेस्ट पे रखा। पहली चीज़ है u इक्वल टू ज़ीरो है, u इक्वल टू ज़ीरो है। अगर मैंने यहाँ रखा तो होगा क्या, इनिशियली इस पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, फाइन। लेकिन जब लगेगी तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फाइन, बिल्कुल सही है। इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी? बिल्कुल बढ़ती जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स क्या इस पे लगेगी? नहीं लगेगी। समझो, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगी इसके ऊपर? मैग्नेटिक फोर्स तो तब लगती है जब ये एंगल पे होता। इसका एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू कितना है मैग्नेटिक फोर्स के साथ? जीरो। आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट है वी क्रॉस बी का। ये शुरू कैसे हुआ, फिर चला कैसे? चला ये किसकी वजह से? रेस्ट पे था। रेस्ट पे तो मैग्नेटिक फोर्स तो वैसे ही नहीं लगती, लेकिन जब चला भी तो तब भी कैसा चला? तब वी और बी के बीच में एंगल कितना आया? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आया तो साइन 0 होता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। साइन 0 कितना हो गया? 0। तो इसलिए इसके ऊपर ये चलेगा और सीधा चलता जाएगा, चलता गया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, ध्यान देना प्लीज, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ क्यू ई वेक्टर अपॉन एम। इसलिए आपने जब यहां बनाया था ना कि इनिशियली ये रेस्ट पे है, तो इसके साथ इसका डेटा लिख के रखो, क्यू कॉमा एम, मतलब ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज एट रेस्ट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड शोन इन द डायग्राम।
ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऐसा किया, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि इसको धक्का लगेगा, चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो क्या ये चलता? बिल्कुल नहीं चलता। फिर ये चला क्यों? इसको चलाने में कौन सी फोर्स ने काम किया? इसको चलाने में इलेक्ट्रिक फोर्स ने काम किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने काम किया। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जो काम किया उसने इसको चलाया। तो क्या इसके चलने के बाद क्या मैग्नेटिक फोर्स भी पिक्चर में आई? नो। मैग्नेटिक फोर्स पिक्चर में क्यों नहीं आई? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमने तो सुना था कि चलने के बाद लगती है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि एंगल मैटर करता है। 3 केसेस हमने इससे पीछे वाले वीडियो में अभी कंसीडर किए। पिछली सारी क्लैरिटी होगी तो हम आगे पढ़ पाएंगे। तो ये जब आया तो इसकी ये एक्सेलरेशन हुई। तो एक्सेलरेशन हुई तो एक्सेलरेशन के बाद फिर वो आप जो मर्जी फॉर्मूले लगा लो इसके ऊपर, यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू ट्वाइस ए एस, कुछ भी पूछा जा सकता है। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड ऑन दिस। ठीक है, तो ये इस पे है, सिंपल केस था। फिर मैं इस पे एक और कंडीशन कंसिडर करूंगा, रेस्ट पे नहीं है। अगर रेस्ट पे नहीं है तो क्या होगा? अगर रेस्ट पे नहीं है तो क्या होगा? देखो मैं सेकंड कंडीशन इसमें कंसिडर करता हूँ, इसको पहले कैंसिल करता हूँ सारों को। अगर रेस्ट पे नहीं है तो फिर क्या है? पहले ये तो देखो, मैं कहता हूँ ये इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ चल रहा है ऐसे, तो क्या कोई फ़र्क आएगा? कुछ नहीं खास फ़र्क आएगा, ये चलता जाएगा, स्पीडें बढ़ती जाएंगी। क्यों बढ़ती जाएंगी? एक्सेलरेशन आएगी। क्या मैग्नेटिक फोर्स पिक्चर में आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, ये भी समझ आ गया। फिर अगर ऐसा होता, ये तीसरी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये वाली इस वाली कंडीशन में कुछ नहीं, अगर आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे कि थोड़ी देर के बाद क्या हुआ। ठीक है, ए तो मैंने आपको अभी दिखा दिया, u पहले वाली कंडीशन में कितना था? 0 था। यहाँ पे दिया होगा तो u ले लेना वो वैल्यू, तो v आपको मिल जाएगा आफ्टर सम टाइम, कितनी उसकी वेलोसिटी होगी। चलना इसने सीधा है। अब आ गई एक तीसरी कंडीशन, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर मैंने इनिशियल कंडीशन ये रखी, देखना, मैंने अगर इनिशियल कंडीशन ये रखी, देखो मैंने उल्टा चलाया पार्टिकल को, यू ये है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डी एक्सेलरेशन होगी। मान लो मैंने इसको 10 मीटर पर सेकेंड के साथ चलाया, और मान लो मैंने एक्सेलरेशन कंसिडर की इस समय कि भाई क्यू ई अपॉन एम की वैल्यू क्या आती है। तो जब मैंने कैलकुलेशन की तो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है ये। तो मुझे लेकिन पता है कि वो डायरेक्शन कौन सी होगी एक्सेलरेशन की, इधर। मेरे को बड़ी क्लियरली पता होना चाहिए, जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो डी एक्सेलरेशन होगी। हुई डी एक्सेलरेशन हुई। 5 सेकेंड के बाद ये 5 कितना बन जाएगा? 0। सॉरी 10 कितना बन जाएगा 5 सेकंड के बाद? 0। तो 10 बन जाएगा 0, लेकिन 0 होने के बाद क्या होगा? ये चलेगा 0 हो जाएगा आहिस्ता, फिर उसके बाद घूमेगा और फिर इस तरह इधर चल पड़ेगा, क्योंकि 0 होने के बाद एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो यही रहनी है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यही रहनी है। इसको समझो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं समझ आता तो काइनेमेटिक्स में ये सब वीडियोस बने हुए हैं जिसके अंदर ये सब क्लियर किया हुआ है। काइनेमेटिक्स के अंदर एक एक बात ये वाली क्लियर की हुई है। ऐसा केस वहाँ पे कंसिडर किया है मैंने कि जिस समय अगर ये इसको ये वाली इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होगा? डी एक्सेलरेशन होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके रेस्ट पे आएगा। जब ये रेस्ट पे आया तो उसके बाद क्या हुआ? क्या एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन चेंज की? नहीं की। एक्सेलरेशन तो अभी भी इधर ही है, तो इधर ही है, तो ये किस डायरेक्शन में चलेगा? अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलेगा और एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। तो ये बातें समझो प्लीज़। यहाँ डी एक्सेलरेशन हुई, यहाँ पे वेलोसिटी कैसे, ये जैसे आप बॉल नहीं ऊपर की तरफ फेंकते हो, बिल्कुल उस तरह का केस है ये। जब आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो होता क्या है? वैले डी एक्सेलरेशन होती है। क्यों डी एक्सेलरेशन होती है? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे होती है, तुमने वेलोसिटी ऊपर को दी थी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो क्या होता है? आपकी वेलोसिटी कम होती जाती है। वेलोसिटी कम होने के बाद ऊपर जाके क्या हो जाती है? 0। तो क्या ऊपर पहुंचते ही क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है? नो, एक्सेलरेशन तो अभी भी वही ग्रेविटी वाली फोर्स है नीचे की तरफ जो लग रही है। तो इसलिए फिर क्या होता है? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाती है और अल्टीमेटली आपकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाती है। तो ये लगभग वैसा ही केस है। वहाँ पे थोड़ा वाई एक्सिस में हो रहा है सब काम, यहाँ पे एक्स एक्सिस में दिखाई दे रहा है होने को। ये भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये कहानी थी इसकी। मैंने आपको पहले ही बोला 3 कंडीशंस मैंने इसमें कंसीडर की, तीनों आपकी कॉपी पे अच्छे से लिखी होनी चाहिए, अच्छे से डिटेल में। इसमें कुछ नहीं, इसमें ये चीज़ें बोर्ड में नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो इसलिए इनको ये कॉन्सेप्ट बनाने हैं, इनको मैंने याद नहीं करना है, इनको कॉन्सेप्ट बना के अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिख के रखना है, एक एक बात को जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक और कंडीशन कंसिडर करता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसके 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, मुझे नहीं लगता एक में कंप्लीट होगा ये।
फिर से अब मैं कलर नहीं चेंज कर रहा, अब कलर की ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझाना था मैंने, इसलिए मैंने अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ में हैं दोनों, ठीक है, ये बना दी मैंने, ठीक है, बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लो मैं नहीं भी बनाता, मैं बोलता आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और कैसे है वो आपको जैसे मैंने पीछे दिखाया था वैसा ही है, ठीक है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बार फोर्थ केस मैं जो ले रहा हूँ वहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ले रहा हूँ ऐसे। जब मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी लूँगा तो होगा क्या, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी इस तरह की है। अब जब इनिशियल वेलोसिटी इस तरह की होगी तो क्या व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी तो दो तरह की फोर्सेस यहाँ लग रही हैं, दो तरह की फोर्सेस यहाँ लग रही हैं। एक फोर्स है आपकी किसकी वजह से, मतलब इसका जो ये वाला कंपोनेंट है आपका, तो ये किस तरह से चलेगा, मतलब इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं, एक लग रही है फोर्स कहाँ, वो भी चेक करो, वो वाली फोर्स कहाँ लग रही है और वो वाली दूसरी फोर्स कहाँ लग रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी, लेट्स सी दिस, उसको जल्दी नहीं करना। मैग्नेटिक फोर्स के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब आपने लगाया तो वेलोसिटी आपको मिल गई इधर, आपका ये इधर है, ठीक है, तो इधर से आ गया वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, तो आपका मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से बनाओ, ये आपको, आप अच्छे से थंब रूल लगाओ, ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। लेफ्ट हैंड रूल लगाने के बाद आपको दिखाई देना चाहिए आपकी सेंट्रल फिंगर इस समय कहाँ, मैं कर रहा हूँ इस समय, क्या क्या कर रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या कि मेरी जो सेंट्रल फिंगर है इस समय, मिडल फिंगर मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखा रही है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी फोर फिंगर दिखा रही है, और थंब मेरा नीचे की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड में, तो इसलिए फोर्स कहाँ की तरफ लगेगी, नीचे की तरफ, ठीक है, फोर्स कहाँ की तरफ लगेगी, नीचे की तरफ। तो यानी दूसरी फोर्स कहाँ है, दूसरी फोर्स यहाँ है, तो दूसरी फोर्स यहाँ है, यानी कि जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस पे। सेंटर जो है वो कहाँ पे है, नेगेटिव जेड एक्सिस पे, प्लीज़ अंडरस्टैंड करो इसको। तो सर्कल कहाँ बनेगा, सर्कल कहाँ बनेगा आपको बड़े अच्छे से मालूम है, अगर आप बी को क्या मान रहे हो इस समय एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि जो सर्कल बनेगा वो वाई जेड डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, वाई जेड डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन जो आपका दूसरा ये वाला फोर्स का कंपोनेंट है वो इसको कहाँ लेके जाने की कोशिश करेगा, आगे की तरफ, इस तरफ, वो इस तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाने की कोशिश करेगा, और ये फोर्स है जिसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है। इसलिए यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, मैं आपको बताता हूँ सर्कल कैसा बनेगा। वो हम सर्कल यहाँ पे ऐसा सर्कल नहीं दिखा सकते उसको, क्योंकि इस प्लेन में वो सर्कल नहीं बन रहा, ठीक है, इस प्लेन में वो सर्कल नहीं बन रहा। तो जो जिस प्लेन में वो सर्कल बन रहा है उसको दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने फोर्सेस आपको दिखा दी, अब वो जो सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो, वो ऐसा सर्कल बनना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो आपको नज़र आ रहा है, अंदर की तरफ ये सर्कल बन रहा है। लेकिन सर्कल तो बनना नहीं, बनना कैसा है, ये यही चीज़ बनेगी, लेकिन ऐसे आगे की तरफ चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसी चलेगी, ऐसी चलेगी। मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दिखाता हूँ आपको, ऐसी क्या कर रहा हूँ मैं, दिस इज अगेन अ हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच। इतनी बात हमें क्लियर हुई। मैं वीडियो यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, इसकी कंटिन्यूएशन मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, वीडियो नंबर 30, जिसमें एक और दो केसेस हम कंसीडर करेंगे। इसमें इंक्रीजिंग पिच क्यों है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। जब हमने पिछला हेलिक्स पढ़ा था वहाँ पे जो v cos थीटा कंपोनेंट होता था वो उस पे एक्सेलरेशन नहीं थी, वो हमेशा v cos थीटा ही रहता था, इसलिए वहाँ पे जो पिच थी वो सेम रहती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये जो फोर्स लगेगी वो इसको इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगी सर्कल को, लेकिन विद इंक्रीजिंग पिच। क्योंकि यहाँ पे थी वेलोसिटी कम, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा,
और यहाँ पे वेलोसिटी उससे ज़्यादा, ऐसे वेलोसिटी कर करके आगे बढ़ती जाएगी। इसमें और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं सीखने वाली, जैसे ये पिच कितना आएगा पहला वाला, इसको P1 लिखना पड़ेगा, इसको P2 लिखना पड़ेगा। वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी P1 P2, क्योंकि वहाँ पे हमेशा जो आपकी पिच थी वो कांस्टेंट थी। मैं कौन से कंडीशन की बात कर रहा हूँ? व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन 90 डिग्री। यस, लेस देन 90 डिग्री। फिर दो कंपोनेंट थे, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। वी साइन थीटा वहाँ सर्कल बनाता है, वी कॉस थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन वो आगे चलने की उसको कोशिश करती है। फोर्स वहाँ पे एब्सेंट थी उस डायरेक्शन में, इसलिए सर्कल बनता है विद अ कांस्टेंट पिच। यहाँ पे लेकिन फोर्स है किसकी वजह से? मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स इसको आगे धकेल रही है और वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को बढ़ा रही है, इसलिए जो पिच मिलेगी वो इंक्रीजिंग पिच मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।